बैरो अलास्का में लोग एक महीने की ध्रुवीय रात के लिए तैयारी करते हैं, जहां सचमुच सूरज 30 दिनों तक नहीं उगता। शहर के पास एक अजनबी जमी हुई महासागर में एक नष्ट हुए जहाज को देखता है और फिर बैरो की ओर बढ़ता है। वहीं शेरिफ एबन ऑल्सन और बिली किका बर्फ में जले हुए सैटेलाइट फोन के ढेर की जांच करते हैं। इस बीच शहर में लोग अलगाव से बचने के लिए उड़ानों में सवार हो रहे हैं, जबकि कुछ पीछे रहकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि कैनल में उनके स्लेज कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, क्योंकि एक रहस्यमय व्यक्ति उन्हें चाकू से मार रहा है। शेरिफ वापस लौटते हैं और एबन को जॉन रीड के स्लेज कुत्तों के मारे जाने की सूचना मिलती है। एबन जांच करने जाता है और जॉन से वादा करता है कि वह अपराधी को पकड़ लेगा। दूसरी ओर एबन की पत्नी और शहर की फायर चीफ स्टेला बैरो से बाहर जाने के लिए अंतिम तैयारी कर रही होती है। वह एबन से बचती है क्योंकि दोनों का तलाक हो रहा है। बाद में स्टेला एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है, लेकिन एक स्नो किड उसकी कार से टकरा जाती है। ड्राइवर माफी मांगता है और कहता है कि ब्रेक खराब हो गए थे। मजबूरी में वह एबन को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन एबन व्यस्त होने की बात कहता है और उसकी जगह बिली को भेजता है। बिली जल्दी ही आता है और स्टेला को एयरपोर्ट ले जाता है, लेकिन तब तक एयरपोर्ट बंद हो चुका होता है। इस बीच एबन पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ उसका छोटा भाई जैक और उसकी दादी हेलन भी काम करते हैं। हेलन बताती है कि रिफाइनरी गेट पर तोड़फोड़ हुई है, इसलिए एबन वहाँ जांच करने जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसके दोस्त कार्टर और विल्सन उसे बताते हैं कि किसी ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया है। अलग अलग घटनाओं को देखकर एबन को शक होता है कि कोई बैरो को बाहरी दुनिया से अलग करने की साजिश कर रहा है। टाउन टावर में गैस को एक संदिग्ध आवाज सुनाई देती है। वह जांच के लिए उठता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। टॉर्च लेकर वह बाहर निकलता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और उनमें से एक उसकी गर्दन काट लेता है। डिनर में एक अजनबी कच्चा मांस और शराब मांगता है, लेकिन जब वेट्रेस मना कर देती है तो वह उसे धमकाने लगता है। सौभाग्य से एबन समय पर वहाँ पहुँचता है और स्थिति को संभाल लेता है। वह अजनबी से बाहर चलकर बात करने को कहता है। अजनबी विरोध करता है, लेकिन तभी उसकी गर्दन पर एक बंदूक की नोक महसूस होती है, जो स्टेला ने तानी होती है। अजनबी शांत हो जाता है, लेकिन अचानक स्टेला पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे एबन रोक लेता है और उसे पकड़कर स्टेशन ले जाता है, जहाँ स्टेला हेलन और जैक से मिलती है। कहीं शहर में 3 पाइपलाइन कर्मचारी अपनी नाव से उतरते हैं और रात बिताने की जगह के बारे में चर्चा करते हैं। तभी एक अज्ञात आकृति एक व्यक्ति को घसीट ले जाती है। बाकी दोनों कुछ समझ नहीं पाते तब तक कि उनका क्षत विक्षत शव उनके सामने नहीं फेंका जाता। स्टेशन में एबन अजनबी से पूछताछ करता है कि वह बैरो में कैसे आया, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। हेलन नोटिस करती है कि इंटरनेट बंद हो गया है और जब एबन फोन चेक करता है तो पता चलता है कि फोन लाइन भी कट चुकी है। थोड़ी देर बाद पूरे शहर की बिजली चली जाती है, सिर्फ जनरेटर चलते रहते हैं। एबन मदद के लिए कॉल करने के लिए सेल टावर की ओर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे बर्फ में खून के निशान दिखते हैं। भयभीत होकर एबन गैस का कटा हुआ सिर एक लकड़ी की नोक पर लगा हुआ देखता है। घबराकर वह तुरंत शहर वापस लौटता है और सभी को घर के अंदर रहने के लिए कहता है। बाद में जॉन की पत्नी एली घर पर खाना बना रही होती है, तभी कोई खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसकी चीख सुनकर जॉन दौड़कर आता है और देखता है कि कोई उसे बाहर खींचकर ले जा रहा है। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि एली को घर के नीचे घसीटा जा रहा है। जॉन अपनी राइफल उठाकर निशाना लगाता है, लेकिन तभी कोई उसके चेहरे पर खरोंच मार देता है। हमलावर एली को अंधेरे में घसीटकर ले जाता है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उसे घसीटकर ले जाता है। स्टेशन में अजनबी चेतावनी देता है कि सभी की मौत होगी। गुस्से में जैक उस पर एक गेम का टुकड़ा फेंकता है, लेकिन अजनबी दावा करता है कि वह इसी टुकड़े से ताला खोल सकता है। जैक तुरंत उसे उठाने के लिए झुकता है और अजनबी उसे सलाखों के बीच से पकड़कर गला घोटने की कोशिश करता है। सौभाग्य से एबन समय पर पहुंचता है और अजनबी के हाथ में गोली मार देता है। फिर एबन सेल का ताला खोलकर उसे हथकड़ी में बांध देता है और गैस की मौत के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन अजनबी चीखते हुए कहता है कि वह मृतकों से बात नहीं करता। एबन उसकी हालत देखकर असली हमलावर को खोजने का फैसला करता है और स्टेला उसकी मदद करने की पेशकश करती है। वे शहर की जांच करने निकलते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में कुछ दिखाई देने पर उन्हें कार से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे ही स्टेला देखती है कि उनके सामने क्या है, वह एबन को तुरंत कार में वापस आने के लिए कहती है। भागने की कोशिश करते समय कोई अचानक कार की छत पर कूद जाता है। एबन उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह डर कर हटता नहीं। स्टेला तेजी से ब्रेक लगाती है, जिससे खून का प्यासा प्राणी कार से गिर जाता है और वे तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। वापस जाते समय उन्हें हेलन की चीख सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रही होती है। एबन और स्टेला जल्दी से स्टेशन पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ का दृश्य खौफनाक होता है। दीवारों पर खून के छींटे होते हैं और हेलन और जैक गायब होते हैं, लेकिन अजनबी अभी भी अपनी कोठरी में बंद होता है।
एबन उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वह केवल यह कहता है कि वे उसे पकड़ नहीं सके। फिर वह एबन से उसे मार डालने के लिए कहता है। एबन असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन स्टेला उसे रोकने के लिए समझाती है। इस बीच अंधेरे में रहस्यमय समूह इकट्ठा होता है। उनके नेता मार्लो उन्हें आदेश देते हैं कि वे अपने शिकार के सिर काट दे ताकि वे वापस जीवित न हो सके। वह समझाता है कि उन्हें पहले ही हमला कर देना चाहिए था। इसके बाद ये भयंकर जीव बेरों पर हमला कर देते हैं, जिससे पूरा शहर एक खूनी कब्रिस्तान में बदल जाता है। जैक के साथ कुछ बचे हुए लोग डिनर में इकट्ठा होते हैं, जहाँ वे डर और उलझन में ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये राक्षस कौन है जो उनके शहर को बर्बाद कर रहे हैं। एबन स्टेला के साथ पहुँचता है और जीवित बचे लोगों में जैक को देखकर राहत महसूस करता है। वे इस बारे में चर्चा करते हैं कि प्राणियों से बचने के लिए क्या किया जाए। कार्टर सुझाव देता है कि वे रिफाइनरी में छिप सकते हैं, लेकिन वह इमारत शहर के बाहरी इलाके में है। तब एक महिला सुझाव देती है कि वे चार्ली कैलो के अटारी में छिप सकते हैं, जिसकी सीढ़ी अंदर से खींचकर छुपाई जा सकती है। एबन ध्यान भटकाने की पेशकश करता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित रूप से वहां पहुंच सके, और स्टेला उसके साथ जाने पर जोर देती है। वे शहर में ड्राइव करते हुए इन प्राणियों को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक उनकी कार रुक जाती है। राक्षस कार को उठाते हैं और हमला करते हैं। एबन गोली चलाता है, लेकिन मार्लो उसका हथियार छीन लेता है। आखिरकार वे कार को पलट देते हैं, जिससे एबन और स्टेला नीचे फंस जाते हैं। अचानक उनका पड़ोसी ब्रेवर अपने स्नो कैट के साथ वहां पहुंचता है और कुछ प्राणियों को कुचल देता है। एबन और स्टेला तुरंत स्नो कैट में कूद जाते हैं और ब्रेवर उन्हें सुरक्षित रूप से निकाल लेता है। तीनों अटारी में अन्य बचे हुए लोगों से मिलते हैं। जब वे अपनी स्थिति के बारे में विचार कर रहे होते हैं, तो जैक बताता है कि कैसे इन प्राणियों ने हेलन के खून पर जीवित रहने की कोशिश की थी, जैसे कि वे वैम्पायर हो। दूसरे लोग वैम्पायर्स के अस्तित्व को लेकर संदेह करते हैं, लेकिन एबन उनके अस्तित्व की परवाह किए बिना जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह शिफ्ट में सोने और राशन को नियंत्रित करने पर जोर देता है। स्टेशन में मार्लो और उसकी प्रेमिका आयरिस अजनबी से मिलने आते हैं। वे उसकी सराहना करते हैं कि उसने अपना काम पूरा किया। हालांकि अजनबी डर के मारे रोने लगता है, यह जानते हुए कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। मार्लो प्यार से उसके सिर को सहलाने का नाटक करता है और फिर अचानक उसकी गर्दन तोड़ देता है। अगले 6 दिनों तक बचे हुए लोग अटारी में छिपे रहते हैं। इस स्थिति को देखकर स्टेला कहती है कि ये अच्छा हुआ कि एबन बच्चों के पक्ष में नहीं था। इसी दौरान विल्सन के पिता जागते हैं और अपनी पत्नी को खोजने लगते हैं। विल्सन उन्हें याद दिलाता है कि उनकी माँ कई साल पहले मर चुकी है, जिससे वह शांत होकर फिर से सो जाते हैं। अचानक वह बाहर से अजीब आवाजें सुनते हैं। स्टेला खिड़की के एक छोटे से छेद से झांकती है और देखती है कि वैम्पायर घरों की तलाशी ले रहे हैं। बाकी लोग कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द निकलना चाहिए, लेकिन एबन और स्टेला सहमत होते हैं कि ये बहुत जोखिम भरा है। यह बहस धीरे धीरे झगड़े में बदलने लगती है, लेकिन एबन सभी को शांत करता है और कहता है कि अगर वे आपस में लड़ेंगे तो वे और जल्द मर जाएंगे। हालांकि वह जानता है कि वहाँ रुकना भी खतरनाक है, इसलिए वह सुझाव देता है कि वे एक पास की दुकान तक जाएंगे और फिर रिफाइनरी तक पहुँचने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए उन्हें अगले बर्फीले तूफान का इंतजार करना होगा ताकि वे छिपकर निकल सके। अगली रात एक युवा महिला क्रिस्टिन सड़कों पर मदद के लिए चीखती है। कार्टर उसे बचाने पर जोर देता है, लेकिन एबन नोटिस करता है कि वैम्पायर पास की छतों पर इंतजार कर रहे हैं। वह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्रिस्टिन को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जब कोई उसे बचाने नहीं जाता तो वैम्पायर धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। क्रिस्टिन गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अब कोई नहीं बचा है। वह घुटनों के बल गिर जाती है, लेकिन वैम्पायर उसकी विनती को अनदेखा कर देते हैं। जब वह भगवान को पुकारती है तो मार्लो उसका मजाक उड़ाता है। जैसे ही वैम्पायर उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, एबन घर से बाहर भागता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। रास्ते में उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो एक घर के नीचे छिपा होता है। वह जॉन को देखता है और उसे नीचे रहने के लिए कहता है, जबकि वह क्रिस्टिन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच सके, वैम्पायर बारी बारी से क्रिस्टिन के शरीर में चाकू घोंपते हैं और उसका खून चूसने लगते हैं। फिर वे उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। क्रिस्टिन को बचाने में असमर्थ एबन जॉन के पास लौटता है और उसे घर के नीचे से बाहर निकालता है। हालांकि जब एबन जॉन के चेहरे को देखता है तो वह डर से सिहर उठता है, क्योंकि उस पर वैम्पायर जैसी विशेषताएं उभर आई होती है। जॉन अचानक उस पर झपट पड़ता है, लेकिन एबन को उस पर दया आ जाती है और वह उसे उठाने की कोशिश करता है। हालांकि जॉन की वैम्पायर प्रवृत्ति उसे उग्र बना देती है और वह एबन पर हमला कर देता है। एबन लड़खड़ाते हुए एक झूले से टकरा जाता है, जिससे जॉन उसे जंजीर में जकड़ लेता है। तभी एबन को पास में पड़ा एक छोटा सा कुल्हाड़ी दिखता है, जिसे उठाकर वह जॉन पर बार बार वार करता है जब तक कि उसकी मौत न हो जाती। थकर और शोक में डूबा एबन वहीं गिर जाता है। दूसरी ओर घर में सभी लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन
लेकिन इसाक अकेले ही नीचे उतरता है क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता है। स्टेला और विल्सन उसे जाते हुए देखते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसाक चिल्लाता है कि उसे जाने दो, वह सिर्फ बाथरूम जा रहा है और वापस आ जाएगा, इसलिए वे उसे जाने देते हैं। हालांकि जल्द ही स्टेला और विल्सन को एहसास होता है कि इसाक खिड़की से बाहर निकल गया है। स्टेला विल्सन को उसे रोकने से मना करती है, लेकिन वह उसे धक्का देकर भाग जाता है। वह शोर शराबे से एबन की नींद खुल जाती है। वह नीचे आता है और स्टेला को ढूंढता है। इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, एक वेम्पायर घर में घुस आता है, जिससे वे दोनों बाथरूम में छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वेम्पायर चारों ओर देखता है और बाथरूम की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विल्सन अपने पिता को पुकारते हुए बाहर चिल्लाने लगता है। वेम्पायर का ध्यान उसकी ओर चला जाता है और वह उसे मारने के लिए बाहर निकल आता है। एबन और स्टेला जल्दी से अटारी में वापस लौटते हैं, जहाँ स्टेला को खुद पर गहरा अफसोस होता है कि उसने विल्सन को जाने दिया। एबन उसे दिलासा देता है और कहता है कि जब परिवार की बात आती है तो किसी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टेला को याद आता है कि वे दोनों भी कभी इस तरह हुआ करते थे। अचानक छत से तेज आवाज आती है। एबन खिड़की से देखता है और पुष्टि करता है कि वह प्राणी अब वहाँ नहीं है और बाहर तेज बर्फीला तूफान चल रहा है। जब बर्फीला तूफान तेज हो जाता है तो वे सभी छिपकर एक दुकान तक पहुँचते हैं ताकि वहाँ से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। हालांकि दुकान में वे मुश्किल से ही सामान इकट्ठा कर पाते हैं, तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। डर के मारे वे देखते हैं कि एक महिला वेम्पायर किसी आदमी की गर्दन से खून चूस रही है। यह देखकर सभी लोग एबन के पास दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह महिला गायब हो जाती है। एबन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए अंधेरे में उसकी ओर बढ़ता है, तभी एक महिला अचानक उस पर झपट पड़ती है। बाकी बचे लोग मिलकर उसे दीवार पर चिपका देते हैं और जैक उसकी गर्दन काटकर उसका सिर अलग कर देता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो जैक एकदम सन्न रह जाता है, यह महसूस करते हुए कि उसने किसी की जान ले ली। एबन उसे सांत्वना देता है और ब्रेवर उसे आश्वस्त करता है कि उसने सही किया। जल्द ही बर्फीला तूफान थम जाता है, जिससे वे सभी दुकान में फंस जाते हैं। कुछ दिनों बाद एबन सुझाव देता है कि उन्हें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, हालांकि इसके लिए उन्हें एक ध्यान भटकाने वाले उपाय की जरूरत होगी। स्टेला को एहसास होता है कि वेम्पायर्स ने हमला करने के लिए पोलर नाइट का समय इसलिए चुना क्योंकि वे धूप में जीवित नहीं रह सकते। जैक पुष्टि करता है कि हेलन के घर में पौधे उगाने के लिए यूवी लाइट्स है, इसलिए एबन उन्हें इस्तेमाल करने और पलटवार करने की योजना बनाता है। एबन जल्द ही दुकान से बाहर निकलकर अपनी कुल्हाड़ी लहराते हुए तेज आवाज करता है ताकि वेम्पायर उसका पीछा करे। जैसे ही वे उसकी ओर दौड़ते हैं, स्टेला बाकी लोगों को पुलिस स्टेशन की ओर ले जाती है। हालांकि इस दौरान एक और वेम्पायर उन पर हमला कर देता है, जिससे वे जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं और एक साथी को पीछे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एबन घर में प्रवेश करता है और जनरेटर चालू कर देता है। वह यूवी लाइट को तैयार करता है। ठीक उसी समय जब वेम्पायर घर को घेर लेते हैं, मार्लो इरिस को पहले हमला करने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एबन उसे यूवी लाइट से घेर लेता है। इरिस डर से चीखते हुए पीछे हट जाती है क्योंकि उसकी त्वचा जलने लगती है। इस बीच स्टेला और बाकी लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वे तुरंत रेडियो के जरिए एबन से संपर्क करते हैं। एबन उसे बताता है कि यूवी लाइट कारगर साबित हुई, लेकिन तभी एक वेम्पायर जनरेटर बंद कर देते हैं। रोशनी बुझ जाती है, जिससे एबन को पिछले दरवाजे से भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि बाकी वेम्पायर उसका पीछा करते हैं। ब्रूवर स्टेला का वॉकी टॉकी लेता है और एबन से कहता है कि वे रॉजर्स एवेन्यू की ओर भागे। इस दौरान मार्लो इरिस के पास जाता है, जो दर्द से तड़प रही होती है। वह उसे याद दिलाता है कि जो टूट सकता है उसे तोड़ देना चाहिए। इरिस सिर हिलाकर अपनी नियति स्वीकार करती है और मार्लो उसकी आंखें ढककर उसकी पीड़ा समाप्त कर देता है। इस बीच ब्रूवर एक डीचर चलाकर वेम्पायर्स को रोकने की कोशिश करता है। वह वाहन को एक स्टोर तक ले जाता है और फिर लंगड़ाते हुए बाहर निकलता है, हाथ में विस्फोट लिए हुए। वेम्पायर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हमला करे। ब्रूवर की राइफल जाम हो जाती है, इसलिए वह उसे छोड़कर एक फ्लेयर जलाता है और विस्फोटकों की ओर फेंकता है। स्टोर आग के गोले में तब्दील हो जाती है। एबन ये सब देखता है और दुखी होकर दूर चला जाता है, लेकिन तभी खिड़की से ब्रूवर बाहर गिरता है। वह अभी भी जीवित है। वह बर्फ में गिर जाता है, जहाँ मार्लो घृणा से उसे देखता है। मार्लो उसके सिर पर पैर रखता है और उसे कुचल देता है। एबन सुरक्षित रूप से पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने बिछड़े दोस्तों को ढूंढने की चेतावनी देता है। हालांकि उनके फिर से मिलने की खुशी तब बाधित हो जाती है जब कार्टर यह खुलासा करता है कि उसे किसी वेम्पायर ने काट लिया है। वह पहले ही रूपांतरण के लक्षण महसूस कर रहा है, इसलिए वह खुद को मारने की विनती करता है। दुखी होकर वह याद करता है कि कैसे उसकी पत्नी और बच्चे एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। वह हमेशा उनके साथ फिर से मिलने की इच्छा रखता है, लेकिन कभी अपनी जान लेने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अब उसके पास मरने का एक कारण है, इसलिए वह एबन से प्रार्थना करता है कि उसे रूपांतर न होने दे। बहुत सारे दोस्त खोने के बाद एबन बहुत थक चुका है और भावनात्मक रूप से टूट चुका होता है। वह बिना ज्यादा बहस किए कार्टर का जीवन समाप्त कर देता है।
27वीं पोलर नाइट पर वे पास के घर में रोशनी देखते हैं, इसलिए एबन और स्टेला इसकी जांच करने जाते हैं। वहाँ वे बिली को पाते हैं जो स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी और बेटियों को मार डाला ताकि वे वैम्पायर्स के शिकार न बने। हालांकि जब वे खुद को मारने ही वाला था तो उसकी गोलियां खत्म हो गई। एबन और स्टेला उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर देखते हैं कि स्टेशन खाली पड़ा है। वे अनुमान लगाते हैं कि बाकी लोग रिफाइनरी गेट की ओर गए होंगे, इसलिए वे वहाँ जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे एक छोटी बच्ची गैल को खुले में घूमते हुए देखते हैं। स्टेला के पति की चेतावनी के बावजूद स्टेला गैल को पकड़ लेती है, लेकिन तभी एक वैम्पायर आ जाता है। पास में कोई और विकल्प न देकर एबन वैम्पायर को दूर धकेलता है, जिससे बाकी लोग भागने में सफल हो जाते हैं। हालांकि बिली डर के कारण स्टेला और गैल से अलग हो जाता है और छिप जाता है। एबन वैम्पायर को अन्य लोगों से दूर ले जाने के लिए दौड़ता है। जब वह वैम्पायर को चकमा देने में सफल हो जाता है तो वह रिफाइनरी गेट पर पहुंचता है और बाकी लोगों से मिल जाता है, लेकिन स्टेला और बिली अभी भी लापता होते हैं। इस बीच मार्लो को तेल का एक बड़ा भंडार मिल जाता है और वह घोषणा करता है कि वे इंसानों को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं चलने दे सकते। बिली रिफाइनरी गेट पर पहुंचता है, ये जाने बिना कि एक वैम्पायर उसका पीछा कर रहा है। जब वह बाकी लोगों को खोज रहा होता है तो वैम्पायर उस पर हमला कर देता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं। तभी एबन वहाँ पहुँचता है और अपनी कुल्हाड़ी से वैम्पायर पर हमला करता है। वैम्पायर पलटवार करता है और एबन को एक मेटल ग्राइंडर के खिलाफ जकड़ लेता है। बिली आगे बढ़ता है और वैम्पायर को ग्राइंडर में धकेल देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका हाथ भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एबन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखकर डर जाता है कि बिली भी धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रहा है। बिली को पीड़ा से बचाने के लिए एबन अपनी कुल्हाड़ी से उसका जीवन समाप्त कर देता है। 30वीं पोलर नाइट को बचे हुए लोग सूर्योदय के आने की उम्मीद में एक छोटा सा जश्न मनाते हैं। तभी वॉकी टॉकी पर स्टेला की आवाज आती है। वह बताती है कि वह और गेल पास के कार के नीचे छिपे हुए हैं। अब रात खत्म होने में कुछ ही समय बचा है, इसलिए एबन उसे आश्वासन देता है कि वे सभी सूर्योदय एक साथ देखेंगे। लेकिन तभी वैम्पायर्स पूरे शहर में तेल छिड़ककर उसमें आग लगा देते हैं ताकि अपने अस्तित्व के कोई सबूत न छोड़े। आग तेजी से पूरे शहर में फैलने लगती है और वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ स्टेला और गेल छिपे होते हैं। यह देखकर एबन को एहसास होता है कि अगर स्टेला कार से बाहर निकली तो वैम्पायर्स उसे मार देंगे और अगर वह वहीं रुकी तो वह आग में जल जाएगी। हताश होकर एबन बिली का खून लेता है और खुद को इंजेक्शन लगा लेता है, ये मानते हुए कि वे इंसान रहते हुए इन वैम्पायर से नहीं लड़ सकते। जब बाकी लोग उसे एक वैम्पायर में बदलते देखते हैं तो वे उसे मारने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैक अपने भाई का बचाव करता है। जैसे जैसे वैम्पायर प्रवृत्ति उस पर हावी होने लगती है, एबन अपने भाई से विदाई लेता है और फिर सड़क पर चला जाता है। एबन मार्लो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, वैम्पायर्स की भीड़ की परवाह किए बिना। मार्लो चुनौती स्वीकार करता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। एबन मार्लो को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मार्लो उसे आसानी से बर्फ में पटक देता है। मार्लो बार बार एबन को मारता और नोचता है, लेकिन एबन चिल्लाकर स्टेला से भागने के लिए कहता है। एबन हार नहीं मानता, लेकिन मार्लो उसकी कलाई तोड़ देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जब मार्लो आखिरी वार करने के लिए कूदता है, तभी एबन की आंखें काली हो जाती है और वह पूरी ताकत से मार्लो के सिर पर घुसा मारता है, जिससे मार्लो की मौत हो जाती है। अपने नेता की हार को देखकर बाकी वैम्पायर डरकर भाग जाते हैं। एबन को इस हाल में देखकर स्टेला उसके पास जाती है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। वे उसे आने वाले सूर्योदय की चेतावनी देती है, लेकिन एबन अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है। स्टेला के साथ वह सूर्योदय की प्रतीक्षा करता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। आखिरकार सूरज निकलता है और स्टेला उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोती रहती है, जब तक कि एबन धीरे धीरे राख में बदल नहीं जाता।